हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, द एक्ट वाज इनेक्टेड टू। तो उद्देशिका के अनुसार इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया। तो ये एक्ट कब, किस वजह से मतलब किस इसका ऑब्जेक्ट क्या है ये पूछा गया है। तो टू प्रोहिबिट गिविंग एज वेल एज टेकिंग ऑफ डाउरी, तो दहेज देना और लेना, प्रतिषेध करने, दोनों के लिए ये लागू किया गया था। द एक्सटेंट ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, टेरिटोरियल एप्लीकेशन पूछा गया है कि ये कहाँ पर लागू है, कहाँ तक लागू है। तो ये संपूर्ण भारत पर, होल ऑफ द इंडिया। सेक्शन 1 सब सेक्शन 2 में ये मेंशन किया गया है कि ये पूरे भारत में लागू किया गया है। पहले तो ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर था, उसके बाद ये जो 2019 में जो जम्मू एंड कश्मीर से हटाया गया, तब से ये संपूर्ण भारत पे लागू है। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच डेट डिड द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कम इनटू फोर्स। तो 1 जुलाई 1961 को ये लागू किया गया था। तो ये केंद्रीय सरकार द्वारा घोषित तिथि है कि इस तारीख को ये लागू किया गया। नेक्स्ट है, द वर्ड डाउरी इंक्लूड सच प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल सिक्योरिटी विच इज। तो दहेज में सम्मिलित है ऐसी संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति। तो इसमें क्या क्या है, गिवन एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो विवाह के समय दी गई हो, मतलब कोई भी वैल्यूएबल जो सिक्योरिटी है या फिर जो प्रॉपर्टी है वो विवाह के समय दी गई हो, या विवाह के पूर्व दी गई हो, या उसके पश्चात दी गई हो। तो एनी ऑफ द अबव राइट आंसर है कि इनमें से कोई भी कभी भी दिया गया है वो डाउरी के डेफिनेशन में इंक्लूड हो जाएगा। सेक्शन 2 में ये दिया गया है। नेक्स्ट है, father of bride gives present of customary nature to bride which are not exceeding his financial status, do they come under the definition of dowry। तो अगर दुल्हन का पिता क्या है, पारंपरिक प्रकृति के आधार पर जो परंपरा होती है, उसके रूढ़िगत है, उसके रूप में उपहार देता है जो कि क्या उसकी वित्तीय क्षमता के अधीन ही है ना। तो यहाँ पे मतलब उसके स्टेटस के अधीन ही है। तो क्या ये दहेज की परिभाषा में आएगा? ये स्टेटमेंट सही है, ट्रू फॉल्स क्या है? तो ये फॉल्स है, दहेज की डेफिनेशन में ये नहीं आएगा। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर दुल्हन के पिता अगर बिना किसी मांग के और पारंपरिक रूप से अपनी आर्थिक स्थिति के अनुरूप अगर कोई उपहार देता है और वो जो रूल्स में जो सूची दी गई है, जो लिस्ट दी गई है उसमें दर्ज किया गया है, तो वो दहेज में नहीं माना जाएगा। तो ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स के कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ड डाउरी अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इंक्लूड्स। पूछा गया है कि इसमें डाउरी के अंतर्गत क्या इंक्लूड होगा। राइट ऑप्शन है, केश गिवन बाय द ब्राइड ग्रूम टू द फादर ऑफ अ दलित डॉटर फॉर मैरिंग हर विथ हिम। राइट ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो मेहर के अंतर, जो मेहर दिया जा रहा है मुस्लिम में, वो डाउरी के अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। प्रॉमिस ऑफ मैरिज ऑफ ब्राइड सिस्टर विद ब्राइड ग्रूम्स ब्रदर, तो यहाँ पे एक प्रॉमिस है मैरिज का, तो ये डाउरी में इंक्लूड नहीं माना जाएगा। प्रेजेंट गिवन ऑन द बर्थ ऑफ अ ग्रैंडसन बाय द मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, तो ये बर्थ पर प्रेजेंट दिया गया है, तो ये भी डाउरी में इंक्लूड नहीं होगा। तो ये केस जो दिया गया है दलित मैरिज के लिए, ठीक है, तो ये यहाँ पे इंक्लूड होगा। चलिए नेक्स्ट है, under the dowry prohibition act the following items are listed, which of there is not treated as dowry। दहेज प्रतिशत अधिनियम 1961 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा दहेज नहीं माना जाता है। ठीक है, तो कौन सा दहेज नहीं माना जाएगा? मेहर। तो मुस्लिम पति द्वारा अपनी पत्नी को दिया गया जो मेहर है वो दहेज की कैटेगरी में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड डाउरी। इनमें से कौन सा दहेज नहीं माना गया, कंसिडर नहीं किया गया। तो विवाह के समय दी गई मूल्यवान वस्तुएं ये आ जाएगी दहेज में, विवाह के पूर्व दी गई ये भी दहेज में आएगा, और विवाह के पश्चात दी गई ये भी दहेज में आएगा। तो हमारा राइट ऑप्शन है, बच्चे के जन्म पर दी गई वस्तु ये दहेज में शामिल नहीं होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अपराध नहीं है? तो विच वन इज नॉट एन ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? तो इसमें जो देखो, दहेज लेना ये ऑफेंस होगा, ठीक है, दहेज देना भी ऑफेंस होगा, डिमांड करना भी ऑफेंस होगा। तो यहाँ पे मेहर जो तय करना है ये इसमें दहेज में शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? ठीक है, तो इसमें से कौन सा असत्य है स्टेटमेंट, ये बताना है। तो दहेज ऐसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति हो सकती है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दी गई, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। दहेज ऐसी संपत्ति हो सकती है जिसे देने के लिए करार की गई हो, ये भी स्टेटमेंट ट्रू इसमें आ जाएगा। लेकिन जो है जिन पर मतलब मेहर वेयर मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाइज इज इंक्लूड इन डाउरी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो हमारा राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, और मूल्यवान प्रतिभूति का वही अर्थ है जो आईपीसी में धारा 30 में दिया गया है। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग ये मतलब जो है सही होगा। सेक्शन 2 जो डेफिनेशन है उसमें आ जाएगा। नेक्स्ट है, दहेज देना और लेना दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो ये धारा 3 के अंतर्गत सेक्शन 3 में दिया गया है कि दहेज लेना या देना या उसके लिए अबेट करना, ये तीनों ही यहाँ पर दंडनीय है। और सेक्शन 4 जो है वो दहेज की डिमांड से रिलेटेड है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, दहेज देने या लेने अथवा इसका दुष्प्रेरण करने वाले के लिए दहेज प्रतिशत अधिनियम में कितना दंड दिया गया है? तो वो जो पनिशमेंट पूछा गया कि जो डाउरी है ली जा रही है, दी जा रही है, अबेट की जा रही है, तो उसके लिए पनिशमेंट कितना है? तो इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 5 years एंड फाइन नॉट लेस देन 15,000 और द वैल्यू ऑफ सच डाउरी विच एवर इज मोर। ठीक है, तो यहाँ पे दहेज देना लेना या उसको उकसाना ये ऑफेंस माना जाएगा और यहाँ पे न्यूनतम 5 वर्ष तक की कैद होगी और 15,000 कम से कम जुर्माना होगा, या फिर दहेज के मूल्य के बराबर जुर्माना जो अधिक हो, जो बताया गया है वो यहाँ पे दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दहेज देने या लेने वाले को न्यायालय 5 वर्ष से कम अवधि का कारावास दे सकता है। तो यहाँ पे बताना है हमें कि कौन सा कथन सत्य है। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इट कैन गिव लेस देन 5 years फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन रिकॉर्डेड। तो ये कम के लिए भी अगर स्पेशल या एडिक्वेट रीजन अगर दिया गया है तो यहाँ पर इससे कम भी दिया जा सकता है। तो सेक्शन 3 का जो प्रोवाइजो है उसमें ये दिया गया है कि कोर्ट विशेष और पर्याप्त कारण का उल्लेख करके 5 वर्ष से कम की भी सजा दे सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है ऑप्शन बी इज राइट है। नेक्स्ट है, द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इज। तो विवाह के समय प्राप्त उपहार की सूची बनाने का प्रावधान जो है वो क्या है? तो वो जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है फॉर ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम, दूल्हा दुल्हन दोनों के लिए यहाँ पर ये मैंडेटरी है लिस्ट बनाना। तो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है, यदि वर के मामा ने वधू के चाचा से दहेज की मांग की तो यह दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? ठीक है, तो यहाँ पे किसने मांगा है? जो वर के मामा ने मांगा है, किससे? दुल्हन जो है वधु है उसके चाचा से दहेज मांगा है। तो यहाँ डिमांड की गई, तो सेक्शन 4 डिमांड से रिलेटेड है। सेक्शन 3 लेने देने या अबेट करने से रिलेटेड है, लेकिन सेक्शन 4 जो है डिमांड से रिलेटेड है। तो दहेज की मांग या तो चाहे सीधी की हो, डायरेक्ट की हो या इनडायरेक्ट की है, दंडनीय हम माना जाएगा। नेक्स्ट है, ए ने अप्रत्यक्ष रूप से वधु के माता पिता से दहेज मांगा, किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो धारा 4 के अंतर्गत ये दंडनीय है, क्योंकि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी भी रूप में अगर डिमांड किया जा रहा है तो सेक्शन 4 के अंतर्गत पनिशेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द प्रोविजन ऑफ मेकिंग लिस्ट ऑफ प्रेजेंट रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज इज, विवाह के समय प्राप्त उपहारों की सूची बनाने का जो प्रावधान है वो वर और वधु के लिए अनिवार्य, मैंडेटरी यहाँ पे दिया गया है। ये रूल्स के अकॉर्डिंग, दहेज प्रतिशत नियम जो है उसके अकॉर्डिंग ये रूल्स के अधीन बोला गया है कि ये मैंडेटरी है बनाना। नेक्स्ट है, यदि वर के मामा ने वधु के चाचा से दहेज मांगा तो किस धारा, तो यहाँ पे भी ये डिमांड से रिलेटेड है तो सेक्शन 4 अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ऑफर्स अ शेयर in his property as a consideration for his daughter's marriage through an advertisement in a newspaper, under which provision is he punishable। पूछा गया है कि अगर ए ने ऑफर करा है कि वो अपनी प्रॉपर्टी देगा अगर जो उसकी मतलब बेटी से शादी कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ये ऐसा न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के थ्रू ये सब बोला जा रहा है, ऑफर कर रहा है, तो ये किस सेक्शन में पनिशेबल होगा, तो ये पनिशेबल जो है ऑफर वाया एडवर्टाइजमेंट सेक्शन 4A के तहत ये पनिशेबल है। सेक्शन 4A में ये बोला गया है जो यदि कोई विज्ञापन के माध्यम से अगर अपनी संपत्ति या धन का हिस्सा विवाह के बदले पेश करता है तो वह पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 4A क्लॉज A में। और जो बी वाला है अगर उसको प्रिंट किया जा रहा है या प्रसारित किया जा रहा है तो वहां पर ये लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कोई व्यक्ति अपने पुत्र या पुत्री या किसी अन्य नातेदार के विवाह के प्रतिफल स्वरूप किसी समाचार पत्र में या नियतकालिक किसी अन्य माध्यम से अपनी संपत्ति या धन के अंश का प्रस्ताव करे तो वो दंडनीय होगा। तो वो कितने से दंडनीय होगा, imprisonment not less than 6 months but may extend to 5 years and fine which may extend to 15,000। तो 5 मंथ से कम तो imprisonment नहीं होगा लेकिन वो 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है और जो फाइन होगा वो 15,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी शेल बी, दहेज देने या लेने के लिए किया गया करार होगा, तो ये जो करार है शुरू से ही शून्य होता है ना। सेक्शन 5 जो है ये बताता है कि उसमें स्पष्ट लिखा है कि दहेज देने या लेने के लिए कोई भी अगर समझौता किया जाता है तो एग्रीमेंट किया जाता है तो वो शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ कोई दहेज उस महिला के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया हो जिसे वह दहेज दिया गया है, उस व्यक्ति को वह दहेज हस्ताक्षरित कर देना चाहिए। किसे, तो यहाँ पे उस महिला को, मतलब यहाँ पूछा है कि अगर कि दहेज दिया है, पेरेंट्स ने दहेज दिया है लेकिन उस महिला के लिए दिया है लेकिन उसने रिसीव नहीं किया है, किसी और ने उसको रिसीव किया है, तो यहाँ पर जिसके लिए दिया गया है उसे को ट्रांसफर करना होगा। ये सेक्शन 6 के क्लॉज 1 में सब सेक्शन 1 जो है उसमें बोला गया है कि अगर दहेज किसी और के पास जो महिला को सौंपना था, अनिवार्य दिया जाना था, लेकिन किसी और ने लिया है तो यहाँ पे महिला को, जो वधु है, उसको यहाँ पे दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ब्राइड डाइज विद इन 7 years ऑफ द मैरिज अदरवाइज देन ड्यू टू नेचुरल कोर्स देन हर प्रॉपर्टी रिलेटेड टू हर मैरिज शैल बी ट्रांसफर टू। तो यहाँ बोला है कि अगर 7 साल के अंतर्गत दुल्हन की मृत्यु हो जाती है और वो नेचुरल डेथ नहीं है, है ना, तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी जो है, जो उसको दहेज मिला था उसकी जो प्रॉपर्टी थी वो किसको दी जाएगी, तो उसकी प्रॉपर्टी जो ट्रांसफर होगी वो उसके चिल्ड्रन को, मतलब बच्चों को दिया जाएगी और अगर बच्चे नहीं है तो उसके पेरेंट्स को वापस दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये सेक्शन 6 सब सेक्शन 3 में ये मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारा 6 के अनुसार यदि कोई दहेज विवाह से पहले प्राप्त किया गया था तो वह व्यक्ति उसे उस स्त्री को अंतरित करेगा। ठीक है, मतलब अगर उसको दहेज जो है उस व्यक्ति, किसी व्यक्ति ने, महिला के अलावा किसी और व्यक्ति ने लिया है लेकिन उसको विवाह से पहले ही मिल गया है तो वो स्त्री को कब अंतरित करेगा, तो वो 3 माह के भीतर उसको ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, तो शादी जैसे हुई, शादी की तारीख से 3 माह के भीतर उस महिला को सौंप दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्ट कैन टेक कॉग्निजेंस फॉर द ऑफेंस अंडर डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो कोर्ट है, न्यायालय है, वो
अपराध का संज्ञान ले सकता है, किस आधार पर? तो ये दोनों, पुलिस रिपोर्ट और परिवाद दोनों पर, बोथ पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट दोनों पर ले सकता है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1B के तहत ये बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट डज द CRPC apply to offense under this act as if they were cognizable offense of purpose of investigation? तो दहेज प्रतिशत अधिनियम की किस धारा के अनुसार जो दंड प्रक्रिया संहिता है को इन अपराधों पर ऐसा लागू माना जाएगा जैसे वह संज्ञेय अपराध हो, जांच के प्रयोजन है। तो किस सेक्शन में ये मेंशन किया है? तो ये सेक्शन 8 के तहत, धारा 8 के तहत इसे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑफेंस अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट आर, दहेज प्रतिशत अधिनियम के अंतर्गत अपराध जो है नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल है, मतलब अजमानती है और मतलब अशमनीय, जमानत योग्य नहीं है और सुलह योग्य भी नहीं है। ये सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 के अनुसार बोला गया है कि धारा 8 में बोला गया है कि प्रत्येक अपराध जो है वो जमानत योग्य नहीं होगा और सुलह योग्य भी, नॉन कंपाउंडेबल और नॉन बेलेबल है। तो यहाँ हमारा राइट ऑप्शन ए। Next section, where any person is prosecuted for taking or abetting the taking of any dowry under section 3 or the demanding of dowry under section 4, the burden of proving that he had not committed an offence shall lie on। तो जब किसी धारा 3 में जहाँ पे दहेज लेना है, देना है, उकसाना है, धारा 4 जहाँ दहेज की मांग की गई है, उसके अंतर्गत अगर अभियोजन चल रहा है, प्रोसिक्यूशन हो रहा है, तो ये साबित करने का भार किस पर होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। तो यहाँ पर ये जो भार होगा अभियुक्त पर होगा, द पर्सन हु इज प्रोसिक्यूटेड, द एक्यूज को ही यहाँ पे बर्डन ऑफ प्रूफ बताना होगा, साबित करना होगा कि उसने अपराध नहीं किया है। तो ये सेक्शन 8A के तहत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट इज द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंटेड? तो किस सेक्शन के अंतर्गत दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो सेक्शन 8B के तहत राज्य सरकार दहेज प्रतिशत अधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर? तो इसमें से निम्नलिखित में से दहेज प्रतिशत अधिकारी की शक्ति और कृत्य क्या क्या है? तो अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करना, तो टू इंश्योर कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, टू प्रिवेंट गिविंग, टेकिंग और अबेटिंग ऑफ डाउरी, दहेज लेने देने या उकसाने को रोकना है, टू कलेक्ट एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन अंडर द एक्ट, तो अपराधियों के खिलाफ साक्ष्य एकत्र करना। तो ये सभी काम इसके अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच सेक्शन कैन द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक रूल्स अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? किस धारा के अंतर्गत केंद्रीय सरकार नियम बना सकती है इस एक्ट से रिलेटेड? तो सेक्शन 10 के अंतर्गत ये मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट से रिलेटेड रूल्स बना सकती है। नेक्स्ट है, अंडर विच सेक्शन कैन द स्टेट गवर्नमेंट मेक रूल्स अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट? तो स्टेट गवर्नमेंट के सेक्शन के तहत रूल्स बना सकती है, तो स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन 8B के तहत स्टेट गवर्नमेंट रूल्स बना सकती है। चलिए, यहाँ पे हमारा ये एक्ट खत्म होता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ। थैंक यू।